अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स 101 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड फाइनली जो ये वीडियो थी हमारे पास बन चुकी है और इसमें हमारे पास अराउंड 150 प्लस एमसीक्यूज हैं जो कि बाकायदा इस दफ़ा के जो क्विजेज हुए हैं उनसे लिए गए एमसीक्यूज हैं, पास पेपर के एमसीक्यूज है और इम्पोर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज वो सारे के सारे कलेक्ट किए गए हैं जो कि हमारे पास 150 प्लस एमसीक्यूज बने हैं। इस वीडियो के अंदर आप जो भी एमसीक्यूज देखोगे वो 100% करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, बाकायदा प्रॉपर रिसर्च की हुई है और उसके बाद ये वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। अगर आप इसको सीरियस ले रहे हो तभी आपने देखना है, अदरवाइज आप यूट्यूब पर जा सकते हो, बाकी हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन उनके आंसर्स कितने सही हैं कितने गलत है वो आप लोगों ने खुद देख लेना है। क्योंकि ये वीडियो बनाते हुए मैंने हर एक वीडियो के नीचे जाके जो जो गलत आंसर थे उनको वहां पर मेंशन किया हुआ है। तो जब भी 10 आप एमसीक्यूज ले लें, हर एक क्विज में 10 एमसीक्यूज होते हैं, तो उनमें उन्होंने तकरीबन 3 से 4 एमसीक्यूज लाजमी गलत किए हुए हैं। ये एक एवरेज रेशो बता रहा हूँ। तो 10 एमसीक्यूज में जब आपके 3 गलत हो जाते हैं तो फिर आप समझ जाएं कि पेपर में आपका क्या हाल होगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं प्रॉपर रिसर्च करने के बाद मैंने सारे के सारे एमसीक्यूज बनाए हुए हैं और इसमें मेरे पूरे 4 दिन लग गए हैं सिर्फ और सिर्फ 150 एमसीक्यूज बनाने में। मैं चाहता तो उधर से डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन प्रॉपर रिसर्च किए 4 दिन के बाद ये वीडियो आज बन रही है। तो इसको आपने लाजमी फॉलो करना ही चाहिए, जितनी भी लंबी वीडियो हो जाए इसको आपने कम्प्लीटली देखना है। अगर आप कंप्लीट नंबर लेना चाहते हो इन रियल, आप वाकई सीरियस हो, इस वीडियो को आपने लाजमी सीरियसली लेना है और इसको स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपने हैंडआउट्स को अभी तक फॉलो नहीं किया तो हैंडआउट्स को लाजमी फॉलो करना है आपने मजीद अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है फिजिक्स 101 की, तो उसमें तकरीबन लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत रहते हैं वो इसी के अंदर इस वीडियो के अंदर ही कवर हो जाएंगे। तो शुरू के जो लेक्चर्स हैं उनको आपने लाजमी देखना है हैंडआउट्स वाले को, उसके बाद ये वीडियो भी आपने कम्प्लीटली देखनी है। तो ये दोनों आप करोगे इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यू है वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेव इज एट द ग्रेटेस्ट स्पीड इन वैक्यूम। तो इसमें सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइप है जिसकी ग्रेटेस्ट स्पीड होती है वैक्यूम में। तो सबसे पहले आपने ये चीज याद रखनी है कि वैक्यूम में हमारे पास किस ग्रेटेस्ट स्पीड है। पहले क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनमें से कौन सी है, ये समझ ले तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होगी, तभी इन्होंने लिखा हुआ है कि इनमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी आपने बतानी है कि वैक्यूम में ग्रेटेस्ट स्पीड किसकी होती है। तो हमारे पास जो यहाँ पर दी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो हमारे पास है एक्स रेज, गामा रेज और रेडियो वेव्स। तो इन तीनों की हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वैक्यूम में वो ग्रेटेस्ट स्पीड होती है हमारे पास वैक्यूम में इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो आपने किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑल ऑफ दीज ट्रेवल एट द सेम स्पीड। तीनों जिस हमारे पास जो दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी हुई हैं इन तमाम की स्पीड हमारे पास सेम होती है, यानी ग्रेटेस्ट इनमें कोई नहीं है, तीनों की स्पीड हमारे पास सेम होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, फॉलोइंग आर द वेज बाय विच लाइट कैन इंटरेक्ट विद मैटर एक्सेप्ट। तो हमारे पास हैंडआउट्स को अगर आपने फॉलो किया होगा तो इनमें ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। कुछ चीजें जो कि कवर नहीं हुई क्योंकि टाइम अभी कम है तो वो सारी इसके अंदर कवर हो जाएंगी, इसलिए बोल रहा हूँ हैंडआउट्स को भी आपने लाजमी फॉलो करना है जिनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग आर द वेज बाय विच लाइट कैन इंटरेक्ट विद मैटर। तो हमारे पास मुख्तलिफ वेज होते हैं जिसके जरिए लाइट हमारे पास इंटरेक्ट कर सकती है मैटर के साथ। तो हैंडआउट्स में बाकायदा लाइनें लिखी हुई है, डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द वेज यानी कितने वेज होते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लाइट कैन इंटरेक्ट विद मैटर। तो लाइट इंटरेक्ट कर सकती है मैटर के साथ, ये तो हमें पता है, लेकिन उनके कितने स्टेप्स हैं। तो हमारे पास इमिशन भी इसी का स्टेप है जिसमें लाइट जो इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, एब्जॉर्प्शन भी वही मेथड है और ट्रांसमिशन भी वही वे है हमारे पास जिसके थ्रू लाइट इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ। लेकिन एक जो चीज़ है इंटरफेरेंस, ये हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है जिसके थ्रू लाइट इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ। इसके बाकायदा वेज कितने हमारे पास, टोटल 4 वेज है जो कि हमारे पास है इमिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और एक दूसरी वेज हमारे पास लाइट का है जो एक इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, वो जाकर आप हैंडआउट्स के थ्रू देख सकते हैं। तो टोटल आपको पता होनी चाहिए वेज कितनी है लाइट की जिसके साथ वो इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, वो है 4 वेज। और यहाँ पर जो नहीं है एक्सेप्ट कौन सी है, इंटरफेरेंस नहीं है, तो आपने इंटरफेरेंस पर क्लिक करना है क्योंकि एक्सेप्ट का पूछा गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द प्लांट लुक्स ग्रीन। प्लांट्स हमारे पास ग्रीन दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, इट इज बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देम। तो उनके अंदर जो है क्लोरोफिल होता है, बायो में हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। तो क्लोरोफिल मेक्स लीव्स ग्रीन टू ऑब्जर्व। तो हमारे पास क्लोरोफिल जो है वो लीव्स को ग्रीन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके रेड एंड ब्लू बोथ। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि कौन सी वो हमारे पास एब्जॉर्ब करता है ग्रीन, ताकि लीव्स को ग्रीन क्यों करता है क्लोरोफिल, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर सके रेड और
ब्लू दोनों को। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट हमारे पास है रेड और ब्लू, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। एक ही चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल हमारे पास प्लांट्स जो है उनकी ग्रीनरी किस वजह से आती है, क्लोरोफिल की वजह से आती है। और ये क्लोरोफिल क्यों आता है, क्योंकि लीव्स को ग्रीन करता है। किस लिए करता है, ताकि एब्जॉर्ब कर सके हम रेड और ब्लू। रेड और ब्लू ये हमारे पास लाइट है शायद, या वेव्स है, या जो भी है हमारे पास है। आपने ये चीज याद रखनी है कि वो जो भी होगी हमारे पास रेड और ब्लू होगी, दोनों पर आपने सिलेक्ट करना है, यानी बोथ वाले ऑप्शन पर हमने सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस इज गिवन बाय। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन है वो किस तरह से, यानी इसका कोई फॉर्मूला होगा ब्राइट फ्रिंजेस का, वो हमने बताना है। तो वो हमारे पास क्या होता है, YM इज इक्वल टू ML अपॉन लेमडा डी। तो ये आपने एग्जैक्टली यहाँ से याद रख लेना है कि YM यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, YM इज इक्वल टू, बाकी सब में तो सेम है लेकिन हमारे पास मेन डिफरेंस क्या है, ML अपॉन लेमडा डी। ये आपने लाजमी याद रख लेना है, ML अपॉन लेमडा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास द नोन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बिफोर क्लर्क मैक्सवेल वर फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है जैसे हम ऊपर देख चुके हैं कि लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो 4 वेज होते थे हमारे पास। इसी तरह से ये चीज भी हैंडआउट्स में मैंने बताई थी, आपको पहले लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हमारे पास लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो हमारे पास लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितने थे, हमारे पास 4 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थे बिफोर क्लर्क मैक्सवेल। क्लर्क मैक्सवेल से पहले तो हमारे पास कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की लॉज थी, 4 लॉज थी टोटल। इसके आने के बाद इसने जो दी उसकी बात नहीं हो रही। इससे पहले कितनी थी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर। तो बिफोर में हमारे पास टोटल कितनी थी, 4 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थी वर फॉलोइंग। तो एक्सेप्ट यानी अब पूछ रहे हैं कि उनमें से कौन सी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उनमें से जो 2 लॉज थी वो हमारे पास फ्रोडेज लॉ थी, उसके बाद जो रहती है गोज लॉ और एम्पियर लॉ। तो ये चारों मिलकर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की लॉज थी बिफोर क्लर्क मैक्सवेल। इसके आने से पहले ये 4 लॉज ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी। तो ये कौन सी लॉ थी जो कि हमारे पास इनमें से नहीं थी, तो हमारे पास थी डी ब्रोगली लॉ। एक दफा मैं फिर बता देता हूँ, एक हमारे पास गोज लॉ थी, एम्पियर लॉ थी, फ्राडेज की 2 लॉ थी, एक फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थी और एक दूसरी में जहन से निकल गई लेकिन वो भी फ्राडेज लॉ से ही स्टार्ट हो रही थी। 2 फ्राडेज लॉ थी, एक गोज लॉ और एक एम्पियर लॉ थी। ये चारों लॉज हमारे पास पहले ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी, लेकिन जब क्लर्क मैक्सवेल भाई आए तो इन्होंने इनके दौर में, इसके बाद जो हमारे पास जब ये आए तो उस वक्त कौन सी लॉ मौजूद नहीं थी। तो ये हमारे पास ये है डी ब्रोगली लॉ, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की लॉ नहीं है। यहाँ पे लॉ कौन सी पूछी जा रही है, हमने ये देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड लॉ के बारे में पूछा जा रहा है। तो इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड 4 लॉज ऑलरेडी हो चुकी थी, इनमें डी ब्रोगली मौजूद नहीं थी। ये हमने इस पे क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट पूछा गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल कॉल्ड। तो हमारे पास जो लाइट बेंड हो रही है एजेस के अराउंड ऑफ एन ऑब्स्टिकल, वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। ये आपने लाजमी याद रखना है। इस वीडियो के अंदर जितने भी एमसीक्यूज है वो आपको बाकायदा रटे हुए होने चाहिए, और हैंडआउट्स की जो वीडियोस मैंने अपलोड की है वो कंप्लीट दोनों वीडियोस को आप करोगे, मैं गारंटी देता हूँ अच्छे नंबर आएंगे आपके। तो डिफ्रैक्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस कौन सा होता है हमारे पास, वो होता है डिफ्रैक्शन। लाजमी आपने इन चीजों को याद रखना है। बार बार आप दोबारा तो इस वीडियो को नहीं देख सकते, क्योंकि एक दफा आपने देखनी है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आपने इधर ही सारी चीजें जो है इधर ही क्लियर कर देनी है। तो डिफ्रैक्शन हमारे पास क्या कहलाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल क्या कहलाती है, डिफ्रैक्शन कहलाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स द चार्ज कैरियर्स आर। तो हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर की सिचुएशन में, इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स, तो इस केस में हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन अलग से भी नहीं होते, अलग से कौन होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ। किस केस में, मेटेलिक कंडक्टर्स की केस में हमारे पास चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, यानी चार्ज को कैरी कौन करते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मेटेलिक कंडक्टर वाली सिचुएशन में। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, जनरेटर सप्लाइज 100 वोल्ट टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर, द प्राइमरी हैज 50 टर्न्स एंड द सेकेंडरी हैज 500 टर्न्स, द सेकेंडरी वोल्टेज इज। अब ये बाकायदा न्यूमेरिकल आ गया यहाँ पर, और इस न्यूमेरिकल की वीडियो में ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। फिजिक्स न्यूमेरिकल से रिलेटेड में ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके थ्रू आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बाकायदा आपको बताया हुआ है, अभी तक 9 आई थिंक सो न्यूमेरिकल्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप उनको देखते हो तो वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट है, तो उन न्यूमेरिकल्स को भी लाजमी आपने फॉलो करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है।
तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसको सोल्व किस तरह से करना है, आप जाएंगे न्यूमेरिकल्स वाले प्लेलिस्ट में, वहां से आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो हमारे पास जब इसको हम सोल्व करते हैं, इसका बाकायदा फॉर्मूला होता है NP = NS, या इस तरह से हमारे पास बाकायदा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी। ये बाकायदा फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास है 1000 वोल्ट का। ऊपर से मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कौन सा यूनिट लगा हुआ है, वोल्टेज लगा हुआ है, कौन सा कॉइल है हमारे पास, प्राइमरी कॉइल दिया हुआ है। तो प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 100 वोल्ट का होगा। ये चीज आपने नोट कर ली। उसके बाद 50 टर्न्स यानी टर्न्स के लिए हमारे पास सिंबल यूज होता है N। और कौन सा टर्न्स है, प्राइमरी के पास कितने टर्न्स है, 50 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा NP। उसके बाद सेकेंडरी के 500 है हमारे पास, तो सेकेंडरी के लिए हम S लगा देंगे, स्टार्ट में क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, क्योंकि 500 टर्न्स हो गए। ऐसी सूरत में क्या बोल रहे हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, यानी V के साथ साइड में आ जाएगा S। यहाँ पे क्या था, 100 वोल्ट प्राइमरी कॉइल के लिए वोल्टेज जो दी थी, तो उसके हम क्या करेंगे, वोल्टेज के लिए V लग जाएगा और प्राइमरी यानी नीचे हम P लिख देंगे साथ में। इसी तरह से हमसे पूछा क्या जा रहा है, आपने वोल्टेज एंड सेकेंडरी फाइंड आउट करना है, तो V आ जाएगा, उसके नीचे आपने S लिख देना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये था पूरा न्यूमेरिकल। अब इसकी डिटेल वीडियो फॉर्मूले के थ्रू आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज डिपेंड्स अपॉन। तो हमारे पास जो एबिलिटी होती है कैपेसिटर की, ताकि वो चार्ज को स्टोर कर सके, वो किस चीज पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता है, वो हमारे पास इन तीनों में से हमने बतानी है चीजें। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलती से हो गया, चले इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक यूज, उसके बाद एरिया ऑफ प्लेट, और एक और ऑप्शन था वो यहाँ पर बाय मिस्टेक नहीं हुआ। तो इस तरह का जो भी एमसीक्यू आएगा तो आपने उसमें ऑल ऑफ दीज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो दो चीजें लिखी हुई हैं फिलहाल आप इनको याद कर लें। एक तीसरी चीज भी हमारे पास इंक्लूड होती है। तो इन तीनों के लिए हमारे पास जो है इस पे एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज डिपेंड्स अपॉन, इन तीनों चीजों पे हमारे पास वो डिपेंड करती है। तो आपने ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये एमसीक्यूज जो है हमारे पास इजीली आपको गूगल के थ्रू मिल जाएगा, डेली सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। ये मेरे को अच्छे से याद है। आपने क्या करना है, ये लाइन लिखनी है गूगल में, और वो तीसरी चीज भी आपको मिल जाएगी यहाँ से इजीली, जो हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है। अदरवाइज इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ वर्चुअल इमेज इज वन। तो ये जो वर्चुअल इमेज है और कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इससे रिलेटेड आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हैंडआउट्स की, जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी पेपर में इससे रिलेटेड 1 से 2 एमसीक्यूज तो आपके लाजमी आएंगे। और अगर सॉफ्टवेयर का दिल किया यानी कंप्यूटर का, तो वो आपको 3-4 भी उठा के दे सकता है। वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं। 2 तो लाजमी आएंगे, उसके अलावा मजीद अगर वो आ सकते हैं तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि सर नहीं देंगे पेपर, कंप्यूटर देता है, उसकी मर्जी होती है खुद की। तो वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, जो अभी डिटेल में नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ यही याद रख लो कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, इज वन फ्रॉम विच लाइट रेज डाइवर्ज बट डू नॉट पास थ्रू। डाइवर्ज का मतलब फर्ज करें ये जो हमारे पास है, ये आप समझ लो कि हमारे पास क्या है, डाइवर्ज बट डू नॉट पास थ्रू। ये समझ लो कोई मिरर शेरर है, या हमारे पास इस पे जा रही है, फ्रॉम विच लाइट रेज डाइवर्ज होती है, यानी पास थ्रू नहीं होती। आगे लिखा हुआ है बट डू नॉट पास थ्रू, यानी क्लिक होने के बाद वापसी चली जाती है, पास नहीं होती, इसके अंदर से पास नहीं होती। क्लिक होने पे इधर आ गई, वापसी डाइवर्ज हो गई, पास थ्रू नहीं हो रही। तो ये चीज आपने याद रखनी कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज वर्ड का मतलब होता है कि ये हमारे पास क्या है, इसके थ्रू लाइट जो है वो डाइवर्ज हो जाती है, पास थ्रू नहीं होती। किस में नहीं होती, वर्चुअल इमेज में नहीं होती। ये आपने सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रख लेनी है। डाइवर्ज का मतलब है क्लिक होने के बाद वापसी आ जाती है, उसी के सीधा मतलब पास थ्रू नहीं होती। एंड डू नॉट बट डू नॉट पास थ्रू, डाइवर्ज हो जाती है लेकिन पास थ्रू नहीं होती। जाहिर सी बात है, पास नहीं होगी तो डाइवर्ज ही हो जाएगी। ये चीज आपने याद रखनी है वर्चुअल इमेज से रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और इससे रिलेटेड हमारे पास धड़ाधड़ एमसीक्यूज आते रहते हैं पेपर में, और इसमें हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, हमने रॉन्ग स्टेटमेंट को नहीं देखना। अगर हमने इनको देख लिया कंफ्यूज होंगे हम। हमने सीधा सीधा करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है कि हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ताकि हम वही एज इट इज रट लें और पेपर में जाकर सिलेक्ट कर पाए। तो क्या है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट, हमने सिलेक्ट करना है, गामा रेज हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन इंफ्रारेड वेव्स। तो ये स्टेटमेंट आपने याद रख लेनी है कि हमारे पास जो गामा रेज है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर होती है, किससे, इंफ्रारेड वेव से। तो ये हमारे पास बात 100% करेक्ट है कि गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास हायर होती है, किससे, इंफ्रारेड वेव से। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओवर कंप्लीट साइकिल। ये अगेन मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है, बार बार क्विज़ेस में पूछा जा रहा है। ये भी आपको एज इट इज पता होना चाहिए कि एवरेज वैल्यू जो होती है हमारे पास करंट और वोल्टेज की,
कंप्लीट साइकिल के दौरान वो कितनी होती है, एवरेज वैल्यू हमारे पास होती है 0। तो एवरेज वैल्यू जो हमारे पास करंट और वोल्टेज की होती है कंप्लीट साइकिल में हमारे पास होती है 0। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क ड्यू टू। तो यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही है एमसीक्यूज में आपने उनको एज इट इज याद रख लेना है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें जो है वो आपसे किसी और एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। तो आपने अपनी चीजें जो है वो क्लियर करते जाना है यहाँ से जो भी एमसीक्यूज आते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क। तो हमें यहाँ पर बात पता चल गई कि न्यूटन रिंग का जो सेंटर होता है वो डार्क होता है, ये बात सही है। तो ये चीज हमें पता चल गई कि न्यूटन रिंग का जो सेंटर होता है वो किस तरह का होता है, डार्क होता है। आगे बात बताई जा रही कि क्यों होता है, ड्यू टू किस वजह से होता है। तो वो वजह क्या है हमारे पास, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये चीज होती है जिसकी वजह से हमारे पास न्यूटन रिंग का जो सर्कल है हमारे पास वो होता है डार्क। तो ये चीज आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज काफी ज्यादा हैं, कंफ्यूज होंगे बाद में आप। अभी से आपने चीजों को साथ साथ याद रखना है कि किस एमसीक्यू आपने किस तरह से याद रखना है, ये चीज आपने क्लियर कर देनी है। तो न्यूटन रिंग का सेंटर डार्क होता है, किस वजह से होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल बिहेवियर। तो आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर भी हमने चीजें बतानी है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है इनमें से। तो आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट की हमारे पास सिमिलर केमिकल बिहेवियर होता है। हैव सिमिलर केमिकल बिहेवियर यानी सेम होता है। सिमिलर का मतलब भी होता है दोनों की सेम होती है, और सेम भी आ जाए तो वो भी एक ही वर्ड होता है। सेम और सिमिलर दोनों सेम ही है, सेम वर्ड है। क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार, सिमिलर और सेम सेम ही है दोनों। हैव सिमिलर केमिकल बिहेवियर, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल बिहेवियर। तो ये आपने रट लेना है एज इट इज। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है लाइट फ्रॉम सम स्टार्स शो एन अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ। तो लाइट फ्रॉम सम स्टार्स, कुछ स्टार्स की जो लाइट होती है हमारे पास एक अपेरेंट चेंज शो करती है फ्रीक्वेंसी में। क्यों शो करती है, क्योंकि हमारे पास बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। तो वो जो मोशन करती है वो मोशन हमारे पास क्या है, मोशन का मतलब होता है हरकत में आना। तो रिलेटिव मोशन होती है जिसकी वजह से हमारे पास अपेरेंट चेंज होता है फ्रीक्वेंसी के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक हमारे पास जो प्रेशर ऑफ गैस है हमारे पास वो किस वजह से होता है, इज ड्यू टू। प्रेशर ऑफ गैस किस वजह से होता है, यानी इज ड्यू टू चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स एज द स्ट्राइक द वॉल। एज द की जगह दे आ सकते हैं हमारे पास, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मेन चीज क्या है हमारे पास, क्यों होती है प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू। प्रेशर ऑफ अ गैस, गैस का जो प्रेशर होता है वो किस वजह से होता है, क्यों होता है। तो हमारे पास क्यों होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोमेंटम यानी मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंटम होता है वो चेंज होता है एज दे स्ट्राइक द वॉल। जैसे ही वो वॉल पर स्ट्राइक करते हैं, जो सिलेंडर वगैरह उसके अंदर गैस है, जैसे ही वो साइडों पे टकराती है एज दे स्ट्राइक द वॉल, तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास वॉल यानी वॉल पे स्ट्राइक करते हैं यानी टकराते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर ऑफ गैस हमारे पास जो है मोमेंटम की वजह से, क्या बोलूं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक हमारे पास जो प्रेशर ऑफ गैस है वो किस वजह से बनता है, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स की मोमेंटम चेंज होती है और जब वो हमारे पास टकराते हैं वॉल से, इस वजह से प्रेशर ऑफ गैस जो वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन। ये अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस किस पे डिपेंड करता है, यहाँ से शुरू है ना हमारे पास क्लोज सरफेस, तो इसी से शुरू है क्लोज सरफेस। तो इसी तरह अपने याद रखना है क्लोज सरफेस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज किसका, टोटल फ्लक्स का। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनक्लोज पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द नंबर ऑफ टर्न्स बिकम डबल। तो नंबर ऑफ टर्न्स कब डबल होते हैं हमारे पास, टर्न्स बिकम्स डबल बट लेंथ रिमेन सेम। तो ये किस कंडीशन में होता है, देन मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड बिकम्स। तो यहाँ पर क्या एक ट्रू स्टेटमेंट बताई जा रही है कि हमारे पास जब नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाते हैं और लेंथ हमारे पास रिमेन सेम होती है। याद रखना है आपने, जब नंबर ऑफ टर्न्स यानी एन हमारे पास डबल हो जाए और लेंथ हमारे पास सेम हो, तो ऐसी सूरत में मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड में है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में क्या हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाएंगे, लेंथ सेम होगी, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में क्या हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। डबल क्यों हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल है और लेंथ सेम है, इस वजह से सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डबल हो जाएगी। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है नो लेंस इज परफेक्ट बिकॉज। तो ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है, कोई खास नहीं है लेकिन आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि एक पेपर नहीं बनता, अलग अलग पेपर आते हैं हमारे पास।
तो नो लेंस इज परफेक्ट बिकॉज, क्यों लेंस परफेक्ट नहीं होता, वजह क्या हमारे पास, उसका करेक्ट आंसर हमारे पास है दे सफर फ्रॉम एबर्शन। तो ये आपने याद रखना है। अब इसको बोलेंगे, अब प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होंगे, एबिरेशन होगा या अबर्शन होगा। तो आपने याद रखना है कि लेंस परफेक्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि उनकी मेन वजह होती है दे सफर फ्रॉम अबर्शन। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। द क्वांटिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इज कॉल्ड। तो इस क्वांटिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये आपने लाजमी याद रख लेना है। और याद रहे, अगर फर्ज करें कोई एमसीक्यू गलती से गलत भी हो गया, उसका आंसर गलत लिखा हुआ है, तो आपने नीचे कमेंट में बताना है। वैसे तो मैंने प्रॉपर रिसर्च की हुई है, तो इनमें से उम्मीद करता हूँ मैं कोई भी आंसर गलत ना हो। सारे के सारे मैंने चेक किए थे, गूगल से वेरीफाई किए थे, हैंडआउट से देखी थी सारी की सारी चीजें। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट या कोई मिस्टेक नजर आती है हमारे पास इन एमसीक्यूज में, नीचे कमेंट में आपने बताना है, ताकि मैं उस चीज को करेक्ट कर सकूं और आपके जो यहाँ से देख रहे हो उनमें से कोई आंसर आपका गलत ना होते। वैसे मैं गारंटी देता हूँ तकरीबन सारी के सारे एमसीक्यूज जो मैंने इस वीडियो में बताए वो 100% करेक्ट हैं। लेकिन अगर कहीं पे गलती हो जाए, थोड़ी सी इंसान से गलती हो जाती है हल्की फुल्की, क्योंकि एमसीक्यूज इसमें काफी सारे हमारे पास इंक्लूड है, तो आपने वो मेरे को नीचे कमेंट में बता देना है। मैं उसी कमेंट को पिन करके मेंशन कर दूंगा कि क्या चीज कहाँ पे गलत है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास। हाइजेंस कंस्ट्रक्शन कैन बी यूज्ड ओनली। तो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन हमारे पास कब यूज हो सकता है, कैन बी यूज्ड ओनली लिखा हुआ है, यानी कब यूज कर सकते हैं, फॉर ऑल ऑफ द अबव एंड अदर सिचुएशंस। तो यहाँ पर जो सिचुएशंस दी हुई हैं, तो इनमें हम इस कंस्ट्रक्शन यानी हाइजेंस कंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं। फॉर ट्रांसवर्स वेव्स यानी वेव्स की टाइप्स है हमारे पास, उनके लिए इस वेव के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए यूज कर सकते हैं, और लाइट के लिए यूज कर सकते हैं। ये तीनों चीजें यहाँ पर तीनों चीजें यहाँ पर जो गिवन है, इनके लिए आप हाइजेंस कंस्ट्रक्शन को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आपने क्या क्लिक करना है, फॉर ऑल ऑफ द अबव एंड अदर सिचुएशन, इनके लिए और बाकी तमाम सिचुएशंस जो भी होंगी उनके लिए हम हाइजेंस कंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इट विल एक्वायर एनर्जी। तो जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज करते हैं और उसके बाद उसको एक्सीलरेट करते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, तो हमारे पास वो एक्वायर करेगा एनर्जी, जो कि किसके इक्वल होगी, QV को होगी। तो E इज इक्वल टू QV। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आता है E इज इक्वल टू QV, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको भी आपने लाजमी देख लेना है न्यूमेरिकल के प्लेलिस्ट के थ्रू। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज करते हैं उसके बाद एक्सीलरेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, तो हमारे पास वो एनर्जी एक्वायर करता है जो किसके इक्वल होती है, QV के इक्वल होती है। Q चार्ज हमारे पास, V पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यू है हमारे पास। ये हमारे पास है, यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो क्या है हमारे पास, W मीटर के पावर में -2 आ जाएगा, फिर केल्विन -4, तो वेबर मीटर -2 केल्विन -4। तो ये -2 और -4 पावर में आएंगे। यहाँ पर मैं लिख सकता था, जाहिर सी बात इस कंप्यूटर में लिखना थोड़ा मुश्किल है, और हमारे पास वर्ड में तो लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन हमारे पास क्विज के अंदर लिखना था, तो इसमें नहीं लिख सकते। तो आपने इसके लिए गुजारा कर लेना है। क्या हमारे पास है, वेबर मीटर -2 पावर में आएगा, फिर केल्विन -4 भी पावर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द फोकल लेंथ द इमेज इज। तो जब भी हमारे पास एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने, इज इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द फोकल लेंथ, और जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन फोकल लेंथ हो, तो हमारे पास जो इमेज होगी वो क्या बनेगी। तो ये आपने याद रखना है कि इमेज हमारे पास जो बनेगी वो होगी हमारे पास वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो जब हमारे पास एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर रखेंगे, तो वो इमेज हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी हमारे पास वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से रिलेटेड आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं, मैं ऑलरेडी वो बता चुका हूँ हैंडआउट्स वाली वीडियोस के थ्रू, आपने जाकर वहां से देख लेना, या फिर आप गूगल कर सकते हैं। टाइम अभी शॉर्ट है हमारे पास, 3 दिन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ पेपर में। तो इन इरेक्ट ऑब्जेक्ट जब कन्वेक्स मिरर के सामने हम रखते हैं, तो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ग्रेटर देन द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ से जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होता है। ऐसी सूरत में जो इमेज होती है हमारे पास वो क्या होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ पर एक चीज है इरेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में इरेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो आपने इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि इरेक्ट भी ऑप्शन में लाजमी आ जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट और
स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बेहतर यह है कि आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, और ये मैं वो बता चुका हूँ ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स की वीडियो में। तो जो मैं बना रहा था लगातार वो इसी चीज़ें की बना रहा था, साथ साथ में जो आ रहे थे इंपॉर्टेंट मैं वहाँ पर न्यूमेरिकल्स की वीडियोस डाल रहा था। तो हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है जो कि चार्ज को कैरी कर रहा है, और वो चार्ज कितना है, 2e है। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, यहाँ पर e लिखा हुआ है, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। उसके बाद क्या है हमारे पास, फॉल्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। आगे क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट विल बी। अभी जिस फॉर्मूले की बात हो रही थी E इज इक्वल टू क्यू वी, वो इस न्यूमेरिकल के लिए हो रही थी। और ये भी हमारे पास इस दफ़ा के क्विज में बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यू है, इसको आपने लाजमी याद रख लेना है। और मैंने सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्विज नहीं देखे, तकरीबन आप समझ लो 4th एंड 5th क्विज जो हुए थे उनमें से मैंने हर एक की 8 से 10 वीडियोस हर दोनों क्विज की देखी है। उसके बाद ये वीडियो बनाई है, पास पेपर जो थे उनकी वीडियोस, उनके जो एमसीक्यूज थे उनको उठाया, तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो कलेक्ट करके इस वीडियो के अंदर डाल दिए, क्योंकि ये एक निचोड़ है पूरी हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज थे उनकी, तो आपने लाजमी इनको देखना है। तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि चार्ज को कैरी कर रहे हैं, और चार्ज का सिंबल होता है क्यूब, जो कि हमारे पास है 2e का। फॉल्स करता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। तो एक v दी हुई है और एक q दिया हुआ है, तो हमारे पास e फाइंड आउट करना है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। e किसके इक्वल होती है, qv के इक्वल होती है। चार्ज कितना है, 2e का है, और v कितना है, 3v का है। तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके साथ इलेक्ट्रॉन तो वो एज इट इज आ जाएगा, इसके यूनिट क्या था, वोल्ट था, ये नीचे एज इट इज आ जाएगा। तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजी न्यूमेरिकल है, आप इधर ही सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द प्रोसेस फॉर विच एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इज। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास एंट्रोपी, जो हमारे पास एक यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्रोपी, वो क्या होती है हमारे पास, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी सेम होती है, हिलती विलती कुछ नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है एज इट इज, वही सेम वैल्यू। जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8, यानी ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसको कोई छेड़ वेड़ नहीं सकता, यही होती है, बस यही ही रहेगी कांस्टेंट, इस तरह से हम कहते हैं किसी भी चीज को। द प्रोसेस फॉर विच एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। एंट्रोपी जिस भी प्रोसेस के लिए हमारे पास कांस्टेंट रहती है वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो होता है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसके लिए हमारे पास एंट्रोपी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, व्हेन वी एक्सीलरेट द चार्ज विच टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस। जब हम किसी चार्ज को एक्सीलरेट करते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे पास वेव की कौन सी टाइप प्रोड्यूस होती है। तो याद रखें जी, जब भी हमारे पास हम किसी भी चार्ज को एक्सीलरेट करते हैं तो हमारे पास जो टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस होती है हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो वेव्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होती है हमारे पास, जब हम किसी भी चार्ज को जब भी किसी चार्ज को हम एक्सीलरेट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीट्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस द डायरेक्शन टेकन बाय द रिफ्लेक्टिव वेव्स इज डिटरमाइंड बाय द। तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीट करता है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो डायरेक्शन टेकन बाय द रिफ्लेक्टिव वेव, तो जो डायरेक्शन रिफ्लेक्टिव वेव लेता है वो किस तरह से हम रिफ्लेक्टिव वेव की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस डिटरमाइन बाय, तो किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस के थ्रू हम इसको डिटरमाइन करते हैं। ये आपने एज इट इज याद रख लेना है, किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एन इंडक्टर में स्टोर इट्स एनर्जी इन इट्स। तो ये अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। तो एक इंडक्टर जो है वो किस में एनर्जी स्टोर करता है, अपनी इंडक्टर जो है वो अपनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम, अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय द टू कर्व्ड सरफेस कॉल्ड। तो हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है बाउंडेड बाय द टू कर्व्ड सरफेस, वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है लेंस, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आप दोनों पार देख सकते हो। बाउंडेड बाय द टू कर्व्ड सरफेस, दो कर्व्ड सरफेस के दरमियान हमारे पास बाउंड होता है, वो कौन सा होता है हमारे पास, लेंस होता है। और वो लेंस कौन सा हमारे पास होता है, वो कॉनकेव लेंस। ये आपने लाजमी याद रखना है। ये एमसीक्यूज के अंदर ये चीज मेंशन नहीं थी कि कौन सा लेंस होता है, ये साथ में मैंने लिख दिया, कॉनकेव लेंस होता है वो। वैसे आपसे पूछेंगे तो आपने क्लिक किस पे करना है, लेंस पे करना है, और वो लेंस कौन सा होता है, वो होता है कॉनकेव लेंस। आपने ये लेंस का नाम लाजमी याद रखना है कि लेंस कौन सा है, वो है कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इज कॉल्ड, ये मेरे ख्याल में रिपीट हो गया, तो ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज एविडेंस दैट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो थ्योरी होगी, जो भी होगी हमारे पास, वो किस चीज की एविडेंस है, कि लाइट इज अ वेव फिनोमिना। तो लाइट हमारे पास क्या है, एक वेव फिनोमिना है।
किसने कहा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है इसकी सबूत, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज एविडेंस। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एविडेंस है किस चीज की, हमारे पास जो लाइट है वो एक वेव फिनोमेना है, तो ये आपने लाजमी याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हेन अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर, तो जब हमारे पास चार्ज को हम प्रोजेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसकी पाथ क्या हो जाती है, वो हो जाती है सर्कुलर। याद रखें कि जब भी हम किसी भी चार्ज को प्रोजेक्टेड करते हैं यानी उसके सामने रखते हैं परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म, और वो परपेंडिकुलर होती है हमारे पास किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसकी पाथ क्या हो जाती है, वो हो जाती है सर्कुलर। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हम किस में मेजर्ड करते हैं, वो हम मेजर्ड करते हैं वॉट में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में मेजर्ड करते हैं, वॉट में, और पावर का यूनिट भी क्या होता है, वॉट होता है। दोनों चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब होता है ये बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यू है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास होता है टाइम कांस्टेंट। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास कौन सा होता है, टाइम कांस्टेंट, यानी टाइम आपने लिखा हुआ है तो आपने इस टाइम को करेक्ट आंसर पे क्लिक कर देना है जो कि हमारे पास है टाइम। तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर योर इमेज इज, तो अब यहाँ पर प्लेन मिरर आ गई, कॉनकेव मिरर आ गई थी, कॉन्वेक्स भी आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, तभी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि जब हम किसी भी व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज क्या होती है, तो हमारी इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, एंड द सेम साइज एज यू, तो आप जिस साइज के हो वो एज इट इज उसी साइज की आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। कब दिखाई देती है, जब आप स्टैंड करते हो इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर के सामने, तो आपकी इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और एज द सेम साइज एज यू, यानी आप जिस साइज के हो उसी साइज की आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द स्ट्रेंथ ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, ये जो छोटे छोटे एमसीक्यूज है ये पूछते रहते हैं बार बार और इनको आपने जाया नहीं होने देना, ये आप समझ लो अपने लाजमी करने। तो हमारे पास जो लेंस की स्ट्रेंथ होती है वो किसके थ्रू हम मेजर्ड करते हैं, वो मेजर्ड कर सकते हैं हम डायोप्टर्स के जरिए, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। स्ट्रेंथ ऑफ अ लेंस किसके थ्रू मेजर्ड कर सकते हैं, डायोप्टर्स में मेजर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है m लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, तो ये किस इज कॉल्ड, यानी ये कौन सी इक्वेशन है, तो अगर आपने पढ़ी होगी हैंडआउट्स के थ्रू तो आपको चीजें पता होंगी कि कौन सी इक्वेशन कहाँ से उठाई हुई है। तो फिलहाल हमारे पास ये जो इक्वेशन है m लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ये कौन सी इक्वेशन है, ये ब्रेग्स इक्वेशन है, ये आपने लाजमी याद रख लेना है। m लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा कौन सी इक्वेशन है, ब्रेग इक्वेशन है, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर का हमारे पास क्या यूनिट होता है, तो आपने याद रखना है कि यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर हमारे पास इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, नो यूनिट्स इसका करेक्ट आंसर है। मैग्निफिकेशन फैक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर, इट्स फ्रीक्वेंसी इज, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल इससे पहले भी 2 हो चुके हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके पास बार बार पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, क्योंकि ये शॉर्ट होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इनको न्यूमेरिकल में इनको एमसीक्यूज में डाल देते हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आपने इनको लाजमी जो है वो फॉलो करना है। न्यूमेरिकल की वीडियोस के प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व करवा चुका हूँ, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ कि वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, लैम्डा होती है, क्योंकि कितनी दी हुई है 700 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर होता है। तो लेकिन यहाँ पर नैनो लिखा हुआ है, तो 700 के साथ हम एक्सपोनेंट, नैनो का मतलब होता है -9, तो 700 एक्सपोनेंट -9 आ जाएगा और मीटर इसके साथ एज इट इज यूनिट आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इट्स फ्रीक्वेंसी इज, तो फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो फ्रीक्वेंसी के 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम यानी टी आ जाता है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन, उसके बाद स्पीड के नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो स्पीड हमारे पास क्या होता है, सी होती है, जिसकी होगी एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। उसको जब हम डिवाइड करेंगे 700 एक्सपोनेंट -9 मीटर से, हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो ये आ जाएगी 4.29 एक्सपोनेंट 14, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हमारे पास हर्ट्ज। तो सारा का सारा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ से आपको सॉल्व करवा दिया। अब डिटेल में प्रैक्टिकल में किस तरह से करना है वो आप न्यूमेरिकल की वीडियो में
देख सकते हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इज ड्यू टू। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर में जो इंक्रीज आता है वो डाइइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो वो क्यों होता है, यानी इस ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास ये पूरा प्रोसेस होता है। इंक्रीज आता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर में, किस वजह से आता है, डाइइलेक्ट्रिक की वजह से। और फिर आपसे पूछा है प्रोसेस कौन सा होता है, इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हमारे पास इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर लिखी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है हमारे पास इनमें से कोई भी स्टेटमेंट मौजूद नहीं है जो कि हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कही गई थी। तो हमने यहाँ पर किस पर क्लिक कर देना है, नन ऑफ देम पर क्लिक कर देना है। और इन तीनों को आपने लाजमी याद रखना है कि ये नहीं है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। नेक्स्ट एमसीक्यू में हम बढ़ेंगे, हमारे पास है एविडेंस दैट अ गैस कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एम्प्टी स्पेस इज द फैक्ट दैट। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बताई जा रही होगी यहाँ पर वो ऐसी बात है ट्रू होगी। एविडेंस यानी सबूत मांग रहे हैं, दैट अ गैस कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एम्प्टी स्पेस इज द फैक्ट दैट द डेंसिटी ऑफ अ गैस बिकम्स मच ग्रेटर व्हेन इट इज लिक्विफाइड। तो हमारे पास जो गैस की डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी बिकम्स हो जाती है, यानी बनती है मच ग्रेटर व्हेन इट इज लिक्विफाइड। तो जब हमारे पास उसको लिक्विफाई करते हैं हमारे पास उसकी डेंसिटी गैस की वो मजीद बढ़ जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि दैट गैस कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो हमारे पास जब हम डेंसिटी गैस की बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है, जब हम उसको लिक्विफाई करते हैं वो उससे बढ़ जाती है, ओरिजिनल जो होती है उससे बढ़ जाती है, मच ग्रेटर लिखा हुआ है। तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस जिसका सिंबल होता है एक्स और सी लिख देंगे साथ में, वो क्या होता है इज। तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का क्या हमारे पास फॉर्मूला है, वो है हमारे पास 1/2 पाई एफ सी। तो ये आपने याद रख लेना है। कैपेसिटेंस रिएक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 पाई एफ सी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द रीजंस देयर आर टू स्लिट्स। जो रीजन हमारे पास है देयर आर टू स्लिट रेदर देन वन इन अ यंग्स एक्सपेरिमेंट इज। तो यहाँ पर जो एक मेन चीज हमें पता चली, जैसे हमने पढ़ा था कि न्यूटन रिंग का जो सेंटर होता है हमारे पास वो डार्क होता है, तो इसी तरह हमें यहाँ पर पता चल गया कि द रीजन देयर आर टू स्लिट्स, तो 2 स्लिट्स होते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट में। ये भी आपने याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि यंग एक्सपेरिमेंट जो होता है हमारे पास उसके अंदर 2 स्लिट्स होती हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, रेदर देन 1। तो हमारे पास 2 क्यों होती है वो वजह पूछी जा रही है, इसका मतलब है 2 होती हैं, तभी तो पूछ रहे हैं कि क्यों होती है। रेदर देन 1 यानी 1 क्यों नहीं होती, 2 क्यों होती है यंग्स एक्सपेरिमेंट में। तो हमने यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है टू क्रिएट अ पाथ लेंथ डिफरेंस। किस वजह से होती है, ताकि हमारे पास एक पाथ लेंथ डिफरेंस क्रिएट कर सकें। इस वजह से हम 2 स्लिट्स को यूज करते हैं, ना कि एक। किसमें करते हैं, यंग्स एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कूलम लॉ इज ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस हुज साइजेस आर। तो कूलम लॉ हमारे पास कब ट्रू होगी, किस पॉइंट चार्जेस के लिए, जब उनके साइजेस जो हैं वो वेरी स्मॉल होंगे। कूलम्स लॉ कब ट्रू होगी, जब हमारे पास पॉइंट चार्जेस जो है वो वेरी स्मॉल यानी वेरी स्मॉल होंगे, उनके साइज वेरी स्मॉल होंगे, तो तब हमारे पास कूलम लॉ जो है वो पॉइंट्स जो ऑफ चार्जेस है वो ट्रू होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ फॉर विच एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसके लिए कांस्टेंट होता है हमारे पास, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास एंट्रोपी जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन अ कॉनकेव मिरर एंड इट्स फोकल पॉइंट इट्स इमेज इज। तो वो क्या होगी, इसकी इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। कब होगी हमारे पास, जब हमारे पास एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट लोकेट करेगा बिटवीन अ कॉनकेव मिरर एंड इट्स फोकल पॉइंट, उसकी इमेज क्या होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज। तो पोटेंशियोमीटर को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर, और ये भी हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है। पोटेंशियोमीटर को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव्स। तो हमारे पास साउंड और लाइट वेव्स के दरमियान जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है वो कौन सी, हमारे पास इनमें जो पॉइंट लिखा हुआ है उनमें से कौन सा पॉइंट हमारे पास जो है वो करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव्स। साउंड और लाइट वेव्स के दरमियान हमारे पास जो मेन डिफरेंस है वो इनमें से कौन सा है।
तो हमारे पास जो साउंड है वो कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जबकि हमारे पास जो वेव है रेदर देन ट्रांसवर्स वेव। तो हमारे पास साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव से और लाइट हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। तो ये इन दोनों के दरमियान एक मेन डिफरेंस जो है, जो इन दोनों वेव्स के दरमियान हमारे पास क्रिएट हो रहा है, एक है साउंड और दूसरा है लाइट वेव्स। साउंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और ट्रांसफर वेव्स कौन सा है, वो हमारे पास है लाइट वेव्स। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है लेंस लॉ इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंस लॉ किसके साथ अकॉर्डेंट मतलब रिलेट करती है, विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ इज अकॉर्डेंस यानी अकॉर्डिंग टू जिस तरह से हम बोलते हैं, यानी उससे रिलेट करना विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ लेंस लॉ अकॉर्डेंस है हमारे पास, अकॉर्डिनेट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम्स टू कॉमन टेम्परेचर। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट एक कॉमन टेम्परेचर पर आते हैं, द बॉडी इज सेड टू बी इन। तो ऐसी सूरत में हम बॉडी को क्या करते हैं, तो जहां पर भी टेम्परेचर का वर्ड यूज होता है वहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम पर आपने क्लिक करना है, यानी चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम्स टू कॉमन टेम्परेचर, यानी दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट किसी खास एक कॉमन टेम्परेचर पर आ जाए जिनमें दोनों का टेम्परेचर सेम हो, तो ऐसी सूरत में हम बॉडी को क्या कहेंगे कि बॉडी किस इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पर हमने थर्मल इक्विलिब्रियम को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द एसी सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, द पावर फैक्टर इज। तो एसी सर्किट में हमारे पास जब करंट और वोल्टेज जो है वो एक फेज में हो, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जब वो फेज में हो तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.5 यानी 0.5 होगा ऐसी सूरत में जब करंट और वोल्टेज हमारे पास एक फेज के अंदर होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो हमारे पास फ्राडे ने इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, फ्राडे ने इंट्रोड्यूस किया था। आपने ये लाजमी याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड हमारे पास इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी ट्रू नहीं है। बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो करेक्ट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक के। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है जो कि ट्रू नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और वो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ बर्निंग कैंडल इज अनपोलराइज्ड। तो इसका मतलब है वो पोलराइज्ड होगी, तभी यहाँ पर अनपोलराइज्ड लिखा हुआ है। और ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, नॉट ट्रू है हमारे पास, ये ट्रू नहीं है। किसके लिए ट्रू नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड ये ट्रू नहीं है। क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी बर्निंग कैंडल से वो अनपोलराइज्ड है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स डू नॉट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास वो कौन सी वेव्स है इनके हमारे पास जो ऑप्शंस है इनमें से जो कि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं करती। तो साउंड वेव्स हमारे पास जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करती, और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। और इसका मतलब है डू नॉट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती और बाकी की जो वेव्स है वो इसी स्पीड से ट्रेवल करती होंगी या इससे ज्यादा करती होंगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स डू नॉट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट डू नॉट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट पे कौन सी ट्रेवल नहीं करती, साउंड वेव्स हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल नहीं करती, यानी इनकी स्पीड कम होती है। द अपीयरेंस ऑफ कलर इज इन द थिन फिल्म इज ड्यू टू। तो कलर्स की जो अपीयरेंस होती है थिन फिल्म में वो किस वजह से होती है, तो हमारे पास इंटरफेरेंस की वजह से। जो कलर की अपीयरेंस होती है थिन फिल्म में वो हमारे पास किस वजह से होती है, इंटरफेरेंस की वजह से होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर आ रहा है, ये चीजें आपने याद रखनी है, कब कॉनकेव है, कब कॉन्वेक्स है, कब इरेक्ट आ रहा है, कब प्लेन मिरर आ रहा है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, इरेक्ट है। मिरर कौन सा यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज ऑलवेज। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑलवेज क्या होगा, यानी मिरर के फ्रंट में जब भी होगा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर ऑफ एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। ये आपने लाजमी याद रखना है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, दोनों में सेम ऑप्शन है, एक डिफरेंस है, स्मॉलर है या फिर लार्जर है। तुम्हारे पास होगा वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये आपने लाजमी याद रख लेना है।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द क्वांटम नंबर ms। क्या लिखा हुआ है? ms। क्वांटम नंबर के बाद लिखा हुआ है ms इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड, किसके साथ क्लोजली एसोसिएट करता है? विद व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम। इलेक्ट्रॉन इन एटम में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करता है? वो एसोसिएट मतलब होता है रिलेट ही एक चीज होती है, और एसोसिएट रिलेट दोनों से तकरीबन सेम ही है। हमारे पास वो कौन सी होती है? हमारे पास वो है जेड कंपोनेंट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो वो जो कंपोनेंट होता है वो होता है जेड कंपोनेंट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम और कंपोनेंट कौन सा होता है? जेड कंपोनेंट होता है। किसका होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच वन इज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हमने बताना है कि वो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका वो है अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट और रेडियो वेव्स। ये हमारे पास डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद विजिबल लाइट और फिर रेडियो वेव्स। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है स्टूडेंट rubs a rod held in his hand। रब का मतलब होता है आप किसी चीज को इस तरह से कर रहे हो, कानों में आपको महसूस हो रहा होगा। स्टूडेंट रब्स अ रोड हेल्ड इन हिज हैंड, यानी रब कर रहा है, जैसे आप दोनों हाथों को आपस में रगड़ रहे हो तो इसको बोलते हैं रब। और वो किसको कर रहा है? रोड को रब कर रहा है इन हिज हैंड में। विच एक्शन कॉजेस द रोड टू गेन अ लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जिसकी वजह से वो विच एक्शन कॉजेस द रोड की रोड जो है वो गेन करता है लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, किसकी वजह से? यानी इसमें कौन से हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो इससे रिलेट करती है? तो वो स्टेटमेंट है रबिंग अ पॉलीथीन रोड विद अ वुलन डस्टर। अ स्टूडेंट रब्स अ रोड हेल्ड इन हिज हैंड विच एक्शन कॉजेस द रोड टू गेन अ लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इनमें से कौन सा एक्शन जो है हमारे पास ज्यादा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो गेन करेगा, कौन से प्रोसेस के थ्रू? तो जब हमारे पास हम पॉलीथीन रोड को वुलन डस्टर के साथ रब करेंगे, रबिंग अ पॉलीथीन रोड को हम रब करेंगे किसके साथ? वुलन डस्टर के साथ। तो तब जाकर हमारे पास लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होगा, यानी गेन करेगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, आपने लाजमी याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज फोटोन विद द ग्रेटेस्ट मोमेंटम। तो ग्रेटेस्ट मोमेंटम के साथ हमारे पास इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके पास फोटोन होता है ग्रेटेस्ट मोमेंटम के साथ? वो हमारे पास है एक्स रेज। ये आपने लाजमी याद रख लेना है कि एक्स रेज वो होती है हमारे पास जिसका ग्रेटेस्ट मोमेंटम होता है इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। नेक्स्ट एमसीक्यू है द लाइट फ्रॉम एनी ऑर्डिनरी सोर्स सच एज फ्लेम इज यूजुअली अनपोलराइज्ड। तो लाइट किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स यानी कि फ्लेम हो गई, वो हमारे पास क्या होती है? अनपोलराइज्ड होती है। ये आपने लाजमी याद रखना है कि हमारे पास जो लाइट होती है चाहे वो किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स से हो, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी हुई है सच एज फ्लेम, वो हमारे पास क्या होती है? अनपोलराइज्ड होती है। ये आपने लाजमी याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का वो क्या है? हमारे पास पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन आपने लाजमी याद रखना है। एंटी मतलब उसका एंटी नोट जिस तरह से बोलते हैं उस चीज का दूसरा अपोजिट होता है हमारे पास। तो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? हमारे पास पॉजिट्रॉन है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कैलकुलेशन वेयर अ चार्ज इज मल्टीप्लाइड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास कहलाता है एनर्जी। विच फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कैलकुलेशन वेयर अ चार्ज इज मल्टीप्लाइड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हमारे पास चार्ज को हम मल्टीप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास प्रोड्यूस होती है कैलकुलेशन के थ्रू? तो वो होती है हमारे पास एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज मेड जीरो देन मोशनल ईएमएफ इज। तो जब हमारे पास किसी भी कंडक्टर की वेलोसिटी थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाती है, तो ऐसी सूरत में मोशनल ईएमएफ क्या होगा हमारे पास? तो वो भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हेन एन ऑब्जेक्ट आयरन या फिर टंगस्टन इज हीटेड। और ये जो एमसीक्यू है मैं ऑलरेडी हैंडआउट्स के थ्रू जो ये हमारे पास ज्यादातर एमसीक्यूज आते रहते हैं वो हैंडआउट्स के थ्रू उठा के देते हैं। और ये जो लंबी लाइनें हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सारी की सारी हैंडआउट से ही उठाई जाती हैं। इस तरह के एमसीक्यूज ऑलरेडी आपने हैंडआउट्स के जो लेक्चर्स अगर उनको फॉलो जिसने किया होगा उसको चीजें समझ आ रही होगी कौन से एमसीक्यूज किधर से आ रहे हैं, क्या चीजें हमें पता थी क्या नहीं पता। तो ये जो चीजें आपने लाजमी याद रख लेनी है। तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास आयरन भी हो सकता है टंगस्टन भी हो सकता है। ये दोनों एग्जांपल्स हैंडआउट्स में लिखी हुई हैं। जब हम इनको हीट करते हैं तो ये लाइट्स को इमिट करती है
और इट इमिट्स इंफ्रारेड लाइट व्हेन इट इज हीटेड एट अ टेम्परेचर। तो हमारे पास ये इंफ्रारेड लाइट को कब जो है हमारे पास वो इमिट करती है इंफ्रारेड लाइट, जब हम इसको हीट करते हैं किस टेम्परेचर पे, तो ये टेम्परेचर होगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो, तो तभी हमारे पास लाइट जो वो इमिट होती है। कौन सी लाइट? इंफ्रारेड लाइट। किस वजह से होती है? जब हम इसको हीट करते हैं। किसको हीट करते हैं? आयरन या फिर टंगस्टन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट। एग्जांपल दी हुई है आयरन और टंगस्टन, इसको हम डिटेल में जाकर अगर आप देखोगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मिल रही है। तो इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स भी यहाँ पर लिख देंगे। फिलहाल हैंडआउट्स में ये दो एग्जांपल्स मेंशन है, आयरन और टंगस्टन। जब इन दोनों को हीट करते हैं ये लाइट इमिट करती है। कौन सी लाइट इमिट करती है? इंफ्रारेड लाइट इमिट करती है। क्यों करती है? क्योंकि हम इसको हीट करते हैं। टेम्परेचर कौन सा होता है? बिलो 800 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ वेलोसिटी ऑफ अ कंडक्टर मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड B is 0, then the motional EMF is 0. The product of resistance and capacitance is called time constant, already discuss कर चुके हैं। Phase difference between V and I of an AC through resistor is तो ये हमारे पास ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन जो मेन चीज है, अगर किसी ने वीडियो को अभी तक फोकस करके देखा होगा, पिछले हमारे पास जो पिछला एमसीक्यूज आया था उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है V और I का, वो हमारे पास हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसकी एंगल कितना होता है थ्रू एसी रेजिस्टर, उसका एंगल कितना होता है 0 डिग्री। यहाँ पर एंगल पूछा जा रहा है, लेकिन पहले हमारे पास वैल्यू पूछी जा रही थी जो कि हमारे पास थी 0.5 थी हमारे पास, और जो हमारे पास पूछी जा रही थी पावर करके कुछ चीज पूछी जा रही थी तो हमारे पास थी 0.5, लेकिन यहाँ पर एंगल पूछा जा रहा है तो एंगल कितना होता है हमारे पास 0 डिग्री होता है। फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I यानी वोल्टेज और करंट हमारे पास उस हमारे पास ऑफ एन AC थ्रू रेजिस्टर, वो क्या होता है हमारे पास AC के थ्रू जो होता है हमारे पास वो उसकी जो एंगल होता है हमारे पास वो होता है 0 डिग्री का। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ मैटर इज। तो एविडेंस का मतलब होता है सबूत। फॉर द वेव नेचर ऑफ मैटर वो कौन सा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। किसका है हमारे पास? ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। किसका है? डेविसन एंड जर्मर, यानी दो ये बनते हैं, इनका एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। वो किस चीज का एविडेंस है? वेव नेचर ऑफ मैटर का एविडेंस है हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मर। तो ये आपने लाजमी याद रख लेना है। तो यहाँ पर एक जंबो एमसीक्यूज आ चुका है हमारे पास, ये एक लंबा एमसीक्यूज है, इसको आपने देख लेना है। एन LC करंट सर्किट विद एन इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C has an oscillation frequency F, two isolated conductor each with inductance L and two capacitor each of capacitance C are all wired in series में कनेक्ट हो रहे हैं, and the circuit is completed, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी कहानी के बाद the oscillation frequency is, तो ऐसी सूरत में जो oscillation frequency होगी वो हमारे पास F होगी। इसकी डिटेल में हमने नहीं जाना, ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस पे आपने देख लेना है कि कैपेसिटेंस कितना है, कंडक्टर इंडक्टेंस कितना है, कैपेसिटर कितने हैं, किस में कनेक्ट है, सीरीज है या पैरेलल है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसी सूरत में ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सिंपल F होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास जो वर्क डन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे वो होता है 0। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज ऑलवेज। तो वो क्या होता है हमारे पास, जब भी हमारे पास जो इमेज होती है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू प्रोड्यूस होती है ऑफ एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ हमारे पास इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के सामने वो हमेशा क्या होती है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होती है। ये आपने लाजमी याद रखना है। फर्स्ट सबसे पहले तो आपने मिरर वाले जितने भी अभी तक बार बार आ रहे हैं आपने उनको एक ही पेज पे लिख देना है, क्योंकि ये बाद में आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं है। सबसे पहले तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की जो मेन डिफरेंस है उनको समझे, उसके बाद सर्च करें कि वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है। उसके बाद जो जितने भी एमसीक्यूज अभी यहाँ पर मैंने कवर किए उन सबको अलग अलग पेज पे एक साथ लिख दें, ताकि आपको ये चारों के चार एमसीक्यूज जब सामने होंगे तब समझ आएगी कि कब कौन सा इमेज स्मॉलर है, कब लार्जर है, कब इरेक्ट है, कब वर्चुअल है, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो हमारे पास जब लाइट पास होता है थ्रू अ प्रिज्म, यानी प्रिज्म के थ्रू जब हमारे पास लाइट पास होती है हमारे पास, तो ये कितने में स्प्लिट अप होती है यानी डिवाइड होती है मजीद। हमारे पास ये डिवाइड होती है 7 कलर्स में। जब व्हाइट लाइट पास होती है, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट पास होती है प्रिज्म के थ्रू। प्रिज्म मेरे ख्याल में एक वो ट्रायंगल की तरह का एक शेप होती है, उसके थ्रू जब हमारे पास लाइट पास होती है तो वो कितनों में स्प्लिट होती है वो लाइट? तो इट स्प्लिट अप इनटू डैश कलर। तो कितने कलर्स में स्प्लिट अप होती है? 7 कलर में स्प्लिट अप होती है, यानी डिवाइड होती है 7 कलर्स में।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v इट विल एक्वायर एनर्जी। तुम्हारे पास जब इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज को हम एक्सेलरेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है v, तो वो एनर्जी एक्वायर करेगा। कितनी होगी हमारे पास, वो होती है ev या फिर ve, आप जिस तरह से भी लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सेम ही आंसर आता है। ev भी हो सकता है, ve भी हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, छोटे छोटे एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी इस वर्ड का मतलब क्या है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है हमारे पास, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो लाजमी सेम होगी, दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अ, तो हमारे पास जो वेव फॉर्म है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वो क्या है हमारे पास, कौन सी वेव है, साइन वेव है। द वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज साइन वेव। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एज पर कूलम लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, तो कूलम लॉ के मुताबिक हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कूलम्स लॉ के मुताबिक क्या है हमारे पास, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। तो ये कूलम्स लॉ की बाकायदा स्टेटमेंट है, आपने इसको एज इट इज रट लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन वैक्यूम, तो हीट ट्रांसफर के मुख्तलिफ मेथड्स होंगे, उनमें से कौन सा मेथड जो है हम वो वैक्यूम में जो है हमारे पास टेक प्लेस, यानी वहां पर ये सरंजाम होता है, यानी वहां पर ये यूज होता है। वैक्यूम में कौन सा मेथड टेक प्लेस करता है हीट ट्रांसफर का, तो वो रेडिएशन वाला मेथड है जो कि हमारे पास वैक्यूम में टेक प्लेस करता है, यानी वहां पर होता है। इस तरह से आप समझ लो, टेक प्लेस का मतलब उर्दू में मेरे को समझ नहीं आ रही चीज, यानी वहां पर वैक्यूम में कौन सा मेथड हीट ट्रांसफर का यूज होता है, तो वो कौन सा होता है, रेडिएशन वाला मेथड होता है। ये अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आ गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अबाउट का मतलब होता है, जैसे आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम समझ सकते हैं, यानी इसके इक्वल होता है। तो कितना होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। तो आपने याद रखना है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ, तो ये बहुत जगह पे गलत आंसर लिखा हुआ है, रिसर्च करनी होती है ताकि आंसर आप खुद रिसर्च किया करो, बुक में हैंडआउट्स में जाकर देखो कम से कम, अगर गूगल पे नहीं देख सकते। तो टेस्ला किसका यूनिट है हमारे पास, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं है हमारे पास। टेस्ला जो यूनिट है वो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमारे पास होता है वेबर होता है हमारे पास फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, और फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला। ये आपने लाजमी याद रखना है, ये मेन डिफरेंस है, सबने गलत आंसर लगाए हुए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इज, तो ब्राइट फ्रिंजेस हमारे पास जो 2 एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम किससे शो करते हैं, लैम्डा एल ओवर डी से हम शो करते हैं उस डिस्टेंस को, किसके दरमियान, ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लैम्डा एल ओवर डी से शो करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस ईच अदर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस करती है एक दूसरे को, तो इसी सूरत में हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी mg/q। इसका करेक्ट आंसर है mg/q। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, नेट चार्ज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन अ कार्नोट साइकिल इज, तो नेट चार्ज जो होता है हमारे पास एंट्रोपी सिस्टम में, तो हमारे पास एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम कार्नोट साइकिल में कितना होता है हमारे पास, वो होता है 0। नेट चार्ज एंट्रोपी के अंदर ऑफ अ सिस्टम कार्नोट साइकिल के थ्रू, कार्नोट साइकिल के अंदर हमारे पास जो नेट चार्ज होता है एंट्रोपी का वो कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। ये आपने याद रख लेना है। ये एक चीज है मेन कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस लिए यूज करते हैं, डाउन कौन सा करते हैं, किस लिए करते हैं, तो आपने एक याद कर लिया, दूसरा उसके अपोजिट होता है। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है हैंडआउट्स को खोलने का, बाकी डिटेल में तो हैंडआउट्स में सारी चीजें कवर है जिसने फॉलो किया होगा लेक्चर्स को। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हम किसके लिए यूज करते हैं, इज यूज टू डिक्रीज द वोल्टेज, तो वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो यूज करते हैं, किसके लिए, ताकि हम वोल्टेज को डिक्रीज कर सके। तो इसको ऑपोजिट कौन सा होगा, अप होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज द वोल्टेज करेंगे। एक सेम है तो दूसरा ऑपोजिट होगा, तो एक स्टेप अप होता है ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन किस लिए यूज हो रहा है, डिक्रीज द वोल्टेज,
तो दूसरा ऑपोजिट होगा, इंक्रीज के लिए होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द एसी सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज द पावर फैक्टर इज। तो पावर फैक्टर हमारे पास होता है 1। तो इसको मैं एक सेकेंड कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है बाय मिस्टेक। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो पावर फैक्टर कितना होता है हमारे पास, वो होता है 0.5। और फेज डिफरेंस जो होता है, अगर ये अलग से एमसीक्यूज आ जाए, हमारे पास जो करंट और वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस होता है उसके जो एंगल होता है वो कितना होता है, तो वो एंगल हमारे पास होता है 60 डिग्री के इक्वल। तो ये दोनों चीजें आपने लाजमी याद रखनी है कि एंगल इन दोनों के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के दरमियान कितना होता है, वो होता है 60 डिग्री का। और हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो होता है 0.5 का। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है, इसको मैं भी बाद में करेक्ट कर लूंगा, लेकिन आपने भी इसको करेक्ट याद रखना है कि पावर फैक्टर 0.5 होता है। और हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस फेज डिफरेंस जो होती है हमारे पास बिटवीन वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारे पास होता है 60 डिग्री का। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इफ लाइट ऑफ लो वेवलेंथ इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन विड्थ ऑफ द फ्रिंज विल। हमारे पास जो लाइट ऑफ लो वेवलेंथ है यंग डबल स्लिट में जो यूज हो रही है, ऐसी सूरत में जो विड्थ होगी फ्रिंज की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है डिक्रीज। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगेन ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फाइबर ऑप्टिक्स हमारे पास किसके प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन विल। तो हमारे पास जो दो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स होंगी तो हमारे पास करंट को जो कैरी करती हैं सेम डायरेक्शन में, वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं। आपने देखा होगा बाहर बिजली की तारें हैं, जब उन पे ऊपर कवा बैठता है तो दोनों जब आपस में टकराती हैं तो कवा मर जाता है। इसका मतलब है ऐसी सूरत में जब दोनों आपस में चिपकती हैं तारें तो एक स्पार्क पैदा होती है, आपने देखा होगा, और कवा नीचे आके मरा हुआ पड़ा होता है, फिर कवे हमारे पीछे लगते हैं। तो जो स्पार्क प्रोड्यूस होती है इसका मतलब होता है दोनों आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, टच होने के बाद एक दूसरे को वापसी जो चीज होती है धमाका सा हो जाता है। तो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स जो होती हैं करंट को कैरी करती है सेम डायरेक्शन में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम इज ट्वाइस द वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम बी। हमारे पास जो वेवलेंथ है लाइट बीम की वो यानी ट्वाइस है वेवलेंथ ऑफ लाइट बी के। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम की जो हमारे पास जो लाइट बीम है वो ट्वाइस है द वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम बी। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन बीम ए। तो इसी सूरत में एनर्जी ऑफ फोटोन जो बीम ए में होगी वो कितनी होगी, हाफ ऑफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन बीम बी। तो वो हाफ होगी एनर्जी फोटोन की किसके थ्रू, यानी हाफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन बीम बी की जो एनर्जी है वो हाफ हो जाएगी, हाफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन बीम बी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिट्स द हायर फोटोन एनर्जी। तो आपने याद रखना है कि गामा रेज हमारे पास जो होती है वो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है हाईएस्ट फोटोन एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिट द हायर फोटोन एनर्जी। तो हाईएस्ट फोटोन एनर्जी कौन सी रेज करती है, गामा रेज करती है। तो ये आपने लाजमी याद रख लेना है, ये रेज हैं। इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू भी आएगा, मैं वहां पे मजीद डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर रेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो रेज कौन सी है, गेमा रेज है। तो ये आपने याद रखना है, इसकी हाईएस्ट फोटोन एनर्जी होती है। यहाँ पर रेज बोला जा रहा है, गेमा रेज। मैं बाद में दूसरा एमसीक्यू आएगा वहां पे मजीद बातें भी करूंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसपोर्ट नहीं करती। आपने ये लाजमी याद रख लेना है। इन सम मूवीज यू समटाइम्स सी एन एक्टर लुकिंग इन अ मिरर एंड यू कैन सी हिज फेस इन द मिरर ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ द सीन। व्हाट डज द एक्टर सी इन द मिरर। तो हमारे पास ऐसी सूरत में वो क्या देखते हैं, मूवी कैमरा देखता है। जब एक्टर जो है वो शूटिंग के दौरान खड़ा हुआ है मिरर को देख रहा है तो उसे क्या नजर आता है, मूवी कैमरा नजर आती है। तो आपने इसको एज इट इज रट लेना है, इसके पीछे क्या सेंस है उसको हमने छोड़ देना है, समझ मुझे खुद भी नहीं आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मूवी कैमरा उसको नजर आता है जब वो एक्टिंग के दौरान कोई भी एक्टर जो है मिरर के अंदर देख रहा होता है शूटिंग के दौरान। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है 3 exponent 8। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज 0 व्हेन प्रोजेक्टेड एट एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज 0 होता है जब हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको किस एंगल पे, विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल होता है हमारे पास 0 डिग्री का जब हमारे पास फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये अगेन हाइजेंस कंस्ट्रक्शन आगे कैन बी यूज्ड ओनली। तो हमारे पास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाइजेंस कंस्ट्रक्शन को कब यूज कर सकते हैं,
फॉर ऑल द अबव एंड अदर सिचुएशन, यहाँ पर जो भी सिचुएशन मौजूद है इससे भी और इसके अलग जो भी सिचुएशन होगी सबके लिए हम हाइजेंस कंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं। तो 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसके इक्वल होता है, ब्रेक इक्वेशन के इक्वल होता है। ग्रीन हाउस एब्जॉर्ब डैश रेडिएशन, तो ग्रीन हाउस जो होता है हमारे पास वो कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। चार्ज कैरीज इन इलेक्ट्रोलिसिस आर, हमारे पास जो चार्ज हम इलेक्ट्रोलिसिस में कैरी करते हैं हमारे पास दोनों होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव आयंस भी होती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होती है जिनको चार्ज कैरीज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, यानी इलेक्ट्रोलिसिस वाले प्रोसेस के अंदर जो चार्ज हम कैरी करते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ अ लाइट ऑफ लो वेवलेंथ इज यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन विड्थ ऑफ द फ्रिंज विल, हमारे पास जो विड्थ होगी यहाँ पर, ये विड्थ होगी, विड्थ नहीं है हमारे पास, ये WIDTH होगी, विड्थ होगी। तो जब हमारे पास हम लाइट ऑफ लो वेवलेंथ को यूज करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो ऐसी सूरत में फ्रिंज की विड्थ है वो हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, दैट इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ड्यू टू, तो इंक्रीज इन कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की वो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से होती है। ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जिस तरह से ऊपर वो मूवी वाले एमसीक्यूज था उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, इसी तरह से ये भी है। 3/1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, कनेक्ट होगा, करेक्ट रजिस्टर है, ये है वो है, पूरी कहानी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा पूरी कहानी के बाद, P/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, लाइट पासेस फ्रॉम अ मटेरियल विद इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1.3 into 1 with index of refraction 1.2 compared to incident rays the refractive rays will, तो हमारे पास ऐसी सूरत में जब ये कहानी लिखी होगी तो क्या हो जाएगी, हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव रे होगी वो बेंड अवे हो जाएगी फ्रॉम द नॉर्मल। और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये जो काफी लंबे एमसीक्यू होते हैं फिजिक्स में, ये काफी आ रहे होते हैं बार बार, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगी, रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो वैल्यूज है ये चेंज नहीं होती, ये वर्चुअल में ऐसे ही एज इट इज आ जाती हैं, इनकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी रेंज कितनी होती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार रिपीट होने वाला। तो इसकी कितनी रेंज होती है हमारे पास, 540 किलोहर्ट्ज टू 1600 किलोहर्ट्ज जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, 540 किलोहर्ट्ज से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज तक। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द फोकल लेंथ, ऐसी सूरत में इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। अब इस तरह के एमसीक्यूज रिपीट भी हो रहे होंगे, हो सकते हैं क्योंकि काफी बार बार सेम आ रही है, लेकिन मेन चीज है अपने स्टेटमेंट को देखना है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। वर्चुअल किसे बोलते हैं, इरेक्ट किसे बोलते हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इमेज कब स्मॉलर होती है, कब लार्जर होती है, और जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है उनकी जो हमारे पास शेप है वो किसकी किस तरह से होती है। थोड़ा सा तो मैंने उसमें भी बताया हुआ है, लेकिन हमने डिटेल में जाके मजीद गूगल में कर लेना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है लेक्चर को देखने के लिए। एक पॉइंट को खोलेंगे आप बार बार तो गूगल पे डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द एसी सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज द पावर फैक्टर इज, तो पावर फैक्टर हमारे पास होता है 0.5। यहाँ पर फिर मैंने गलत लिखा हुआ है, इस वाले एमसीक्यू को मैं सही करूंगा, इसको आपने टेंशन नहीं लेनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो होता है हमारे पास 0.5। इसका करेक्ट आंसर होगा 0.5। इसने आपने इसको एज इट इज यहाँ से करेक्ट कर लेने हैं 0.5। जो पावर फैक्टर को आपने याद रखना है 0.5 होता है, ये 2 दफा आया था और हमने इसको गलत यहाँ पर मेंशन किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या है 0.5, तो आपने इसको गलत नहीं करना, 0.5 इसका करेक्ट आंसर है। इसको मैं ठीक भी कर दूंगा बाद में। हीट इज, तो हीट क्या है हमारे पास, एनर्जी ट्रांसफर है बाय वर्च्यू ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट क्या है हमारे पास, एनर्जी ट्रांसफर है बाय वर्च्यू ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये एक स्टेटमेंट है, आपने इसको एज इट इज याद रख लेना है कि एनर्जी ट्रांसफर है बाय वर्च्यू ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 0.6 कूलम इफ वी कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी यूजिंग हाफ mv² वी गेट अ रिजल्ट दैट इज। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसका कोई मुझे मीनिंग एज इट इज नहीं पता कि ये क्यों इस तरह से आ रहा है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को जब हम सॉल्व करते हैं, इसके पीछे जो मेन रीजन है उसका आंसर आता है कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो होता है हमारे पास 28% टू लो, यानी 28% टू लो होता है वो।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ अ कैपेसिटर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, तो हमारे पास होती है ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ कैपेसिटर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो ट्रांसपोर्ट क्या नहीं करती, चार्ज को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होता हमारे पास। अ पार्टिकल हैविंग 2e, तो वही सेम एज इट इज है, एनर्जी फाइंड आउट करती है। E इज इक्वल टू QV के इक्वल होता है, तो 5 2 क्या हो जाता है 10 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज आ जाएगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है। The power factor of an AC circuit is 0.5. What will be the phase difference between voltage and current in this circuit? तो ये वो बात हो रही है जब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो पावर फैक्टर वाला एमसीक्यू था तो उसमें पावर फैक्टर कितना था 0.5 था, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था कि हमारे पास जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.5, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता था 60 डिग्री होता है। तो ये वही चीज यहाँ पर डिस्कस हो रही है कि हमारे पास जो एंगल होता है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है 60 डिग्री होता है, जिसको हम π/3 रेडियन भी कह सकते हैं। तो साथ में और करके ये भी चीज लिखी हुई है ताकि हम लकीर वाले फकीर ना बने, एज इट इज जो चीज 60 डिग्री है वो याद करें, तो π/3 रेडियन भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आपने ये भी याद रख लेना है साथ में। 60 डिग्री के साथ π/3 रेडियन वाला ऑप्शन अगर आ जाए, 60 डिग्री जहाँ पे ना लिखा हो तो आप π/3 रेडियन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये भी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एविडेंस दैट लाइट इज, पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, एविडेंस दैट कि लाइट हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ऑल वर्चुअल इमेजेस, तो हमारे पास जो वर्चुअल इमेजेस है उससे रिलेटेड हमारे पास इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो वर्चुअल इमेज जो भी होगी उसका मतलब होगा वो लार्जर नहीं हो सकती, स्मॉलर भी नहीं हो सकती, दे आर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। यहाँ पे बात किसकी की गई है कि तमाम वर्चुअल इमेज, एक वर्चुअल इमेज की बात नहीं की गई, तमाम वर्चुअल इमेजेस जो होती है हमारे पास उनके बारे में बात की गई है। तो इनके बारे में जो तीनों पॉइंट्स है वो रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दीज है। इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, जब तक आपको कोई आंसर कंफर्म ना हो जाए कि ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो सही नहीं है। आगे पीछे से देखेंगे सबके आंसर गलत है। यहाँ पर जो मैंने तकरीबन लिखे हुए हैं वो सारे के सारे सही हैं, और जहाँ पे गलत था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको एज इट इज आप रिसर्च के बाद मेरे को बता सकते हो कि यहाँ पर ये गलती हुई भी है, आप इसको प्लीज चेक करें, मैं आपको उसका आपका कमेंट पिन कर दूंगा और उसका आंसर दे दूंगा ताकि बाकी भी उससे देख सकेंगे। अगर आप बाकियों के वीडियो देखकर उसमें से कोई पॉइंट उठाओगे कि इसका ये आंसर है इसका ये आंसर है, तो फिर आप ही गलत हो। इस चीज को आपने खुद ही रिसर्च करके देखना है। अगर इस वीडियो में आपको कोई गलती नजर आती है आपने रिसर्च करनी है पहले खुद, उसके बाद आपने नीचे कमेंट में बताना है ताकि मैं उस गलती को करेक्ट कर सकूँ। बाकियों की वीडियो देखकर अगर आप मेरे को बताओगे तो फिर उसमें आप ही गलत होगे, क्योंकि मैंने उन तमाम वीडियोस को कलेक्ट करके गूगल के थ्रू रिसर्च करके क्विज़ को कलेक्ट करके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कलेक्ट करके उसके बाद ये वीडियो बनाई हुई है, और ये इस पे पूरे 4 दिन मेरे लग चुके हैं। इसलिए बोल रहा हूँ आपने इनको प्रॉपर ही रट लेना है, एज इट इज रट लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम लॉ इज, तो हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ओम लॉ की वो हमारे पास क्या है स्ट्रेट लाइन है, और ये रिपीटेड एमसीक्यू है, इसको आपने याद रख लेना है। ओम लॉ की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें क्या बोल रहे हैं द करंट इन अ कार हेड लैम्प इज 2 एम्पियर, द हेड लैम्प इज स्विच ऑन फॉर 3 मिनट्स, हाउ मच चार्ज पासेस थ्रू द हेड लैम्प। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 3 मिनट्स को आपने कन्वर्ट करना होगा सेकंड में क्योंकि ये टाइम है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है करंट और चार्ज फाइंड आउट करना है। I इज इक्वल टू Q/T वाला फॉर्मूला लगेगा, इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर 360 कूलम आएगा, और इसकी वीडियो में ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द स्टर्न-गेरलिच एक्सपेरिमेंट मेकर्स यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके मुताबिक हमारे पास हम यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग क्या यूज हुआ था, इसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज हुई थी इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। मेकर्स यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि एक स्ट्रॉन्ग थी, तो सब में स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन कौन सी थी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, तो ये याद होना चाहिए।
तो मैक्सवेल इक्वेशन प्रिडिक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सवेल इक्वेशन ने क्या प्रिडिक्ट किया था कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट होती है फ्री स्पेस में वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी की। तो टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेडियो वेव्स एंड लाइट वेव्स किसके एग्जांपल्स हैं, हैंडआउट्स को जिसने फॉलो किया होगा हर एक चीज की मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताई हुई है। तो रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स किसकी एग्जांपल है, इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की भी कुछ एग्जांपल्स थी। हैंडआउट्स को जिसने फॉलो किया होगा फर्ज करें इससे रिलेटेड अगर वो आ जाए तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ हैंडआउट्स वाले जो लेक्चर्स हैं अभी भी टाइम है, जो मैं अपलोड कर चुका हूँ आपने उनको पहले देख लेना है। उसके बाद ये जो वीडियो है अगर आप इसको पहले देख रहे हैं उसके बाद उन लेक्चर्स को भी आपने फॉलो कर लेना है। कम से कम जो शुरू वाले लेक्चर्स हैं 27 तक, 19 से लेकर 27 तक वो आपने लाजमी कवर करने हैं और उसके क्विज लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। तो हर वीडियो के नीचे क्विज दिया होता है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज है रेडियो वेव्स और लाइट वेव किसकी एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज। ये क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो साइन वेव होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर इज, मोस्ट रिफाइंड यानी जिस तरह से हम पेट्रोल को रिफाइन कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये प्योर है, ये रिफाइंड, यानी इस तरह से हमारे पास जो रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर होती है हमारे पास क्या है, लाइट है। किसकी, मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर हमारे पास क्या है, लाइट है, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ये अगेन बार बार रिपीट होने वाला है, क्विज़ेस में ये बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यू है। हाउ कुड द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द वोल्ट ऑल्सो बी रिटन। तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट का यूनिट कैसे हम लिख सकते हैं, जूल पर कूलम करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है हमारे पास होती है पॉजिटिव। किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की होती है हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये चीज मैं बोल रहा था आपको, आप सर्च करोगे दूसरे की क्या हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव है तो दूसरे की नेगेटिव होगी कॉनकेव की। तो मेन चीज है एक भी अगर पता चल गई, सही पता चल गया आपको, तो आप दूसरे को एज इट इज कर सकते हो। लेकिन जब एक को गलत करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ मेन सोर्स आपने लिखना है, जहां से भी कर रहे हो आप आंसर को वेरीफाई करो कि आंसर सही है या गलत है। क्योंकि एक सही अगर आप गलत याद करते हो तो आपका तुक्का भी समझो गलत हो गया, वो ऑप्शन ही जाया हो गया, आपका पूरा सवाल ही जाया होगा। क्योंकि आप सोचोगे ही नहीं, आप बोलोगे मैंने यही याद किया था, यही गलत लगाओगे। अगर आप तुक्का लगाते हो सकता है वो सही हो जाता है, लेकिन आपने गलत वाला याद किया था, इस वजह से आपका एमसीक्यू ही पूरा तबाह हो जाएगा। तो फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है। मैं बार बार इस तरह की बातें क्यों कहता हूँ, क्योंकि इस पे पूरे 4 दिन मैंने लगाए हैं, उसके बाद ये चीज़ बनी हुई है। और हैंडआउट्स वाले लेक्चर पे भी मैंने कितनी मेहनत की है वो मुझे पता है, क्योंकि एक एक चीज़ जब आप हैंडआउट से देखते हो तो आपको बस समझ रहा हो। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज। तो हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंस है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास, मूविंग क्लॉक्स रन मोर स्लोली देन व्हेन दे आर एट रेस्ट। तो मूविंग क्लॉक्स जो होती है हमारे पास वो रन्स यानी चलती है, मोर स्लोली चलती है जब वो देन व्हेन दे आर एट रेस्ट, यानी रेस्ट के मुकाबले में वो ज्यादा स्लो चलती है जब वो चल रही होती है मूविंग क्लॉक्स। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम इज गिवन बाय। तो हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसका आंसर होगा हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये जो 0 लिखा हुआ है ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ये नीचे आएगा बेस में बिल्कुल ई के साथ यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ मैटर। तो वेव नेचर ऑफ मैटर से रिलेटेड हमारे पास जो बेस्ट एविडेंस है वो कौन सा है हमारे पास, द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल। हमारे पास एक बेस्ट एविडेंस है किसके लिए, वेव नेचर ऑफ मैटर को प्रूव करने के लिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ चार्ज ऑफ 30 कूलम फ्लोस थ्रू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द एवरेज करंट इन द अप्लायंस। हमारे पास चार्ज दिया हुआ है 30 कूलम का, इलेक्ट्रिक अप्लायंस दी हुई है 2 मिनट की, हमारे पास टाइम दिया हुआ है 2 मिनट का, मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। एवरेज करंट इन द अप्लायंस यानी करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ऑलरेडी बता चुका हूँ, न्यूमेरिकल वाले प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद होगी, वहां से जब आप उसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.25 और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो ए लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। तो डिग्री हीटनेस हॉट और कोल्ड हमारे पास किसको होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे हीट बढ़ेगी। जैसे गैस पे आपने कोई चीज रखी, आग लगाई, चलो हीट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर है ना, सारी चीजें कम करोगे तो कम हो जाएगी। सही है, ये सारी टेम्परेचर में आती है हॉटनेस और कोल्डनेस को जब हम बढ़ाते हैं कम करते हैं। तो हमारे पास ये जो
चीज़ होती है हमारे पास किसके अंदर आती है, टेम्परेचर के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द फिल्म फॉर्म ड्यू टू डिटर्जेंट्स। जो फिल्म हमारे पास फॉर्म होती है ड्यू टू डिटर्जेंट, सोप एंड शैम्पू आर ड्यू टू, किस वजह से होती है, इंटरफेरेंस की वजह से होती है। ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, ये फिल्म यहाँ पर क्यों आ रही है सारी चीज़ें, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यानी किस वजह से होती है, इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। अ पार्टिकल विद जीरो मास एंड एनर्जी ई कैरीज मोमेंटम। द पार्टिकल जो कि जिसका मास जीरो होता है और एनर्जी कैरी करता है, ई एनर्जी कैरीज मोमेंटम, हमारे पास क्या होती है, ई बाई सी। तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है ऑफ द फॉलोइंग विच हैज द स्मॉलेस्ट एनर्जी। तो स्मॉलेस्ट एनर्जी इन सब में किसकी होती है, न्यूट्रॉन जो है हमारे पास बेचारा, इसकी जो है सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी होती है। आपने ये लाजमी याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ एन एसी सप्लाई देन इट्स आरएमएस वैल्यू इज गिवन एज आई आरएमएस इज इक्वल टू, तो आई नॉट अपॉन √2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये भी एक रिपीटेड एमसीक्यू है, आपने इसको लाजमी याद रखना है। आई नॉट अपॉन √2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अ लाइट एंटरिंग इनटू ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर डज नॉट गिव चेंजेस इन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, एक लाइट इंटर हो रही है ग्लास प्रिज्म के थ्रू फ्रॉम एयर डज नॉट गिव चेंज इन इट्स, किसमें वो चेंज नहीं देती, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं देती, यानी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज डबल, जब मैग्नेटिक फील्ड डबल होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी की डेंसिटी जो है वो हमारे पास 4 टाइम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डबल होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बिकम्स यानी 4 टाइम वो भी बढ़ जाएगी 4 टाइम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर्स यूजिंग डिफरेंट गैसेस ऑल indicates nearly the same temperature when in contact with the same object if the particles concentrating are all extremely small। जब हमारे पास तमाम पार्टिकल जो concentrating are extremely small, जब तमाम पार्टिकल्स जो हमारे पास वो extremely small होंगे तो तभी ये स्टेटमेंट लिखी हुई हमारे पास ट्रू होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है a laser in a compact disc player generates light that has a wavelength of 780 nanometer in air. The light then enters into the plastic of a CD. If the index of reflection of plastic is 1.55, the speed of this light once enter the plastic is, तो ऐसी सूरत में जो स्पीड होगी ये न्यूमेरिकल है, प्रॉपर आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो हमारे पास होगा 1.94 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन इज प्योरली। तो डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्योरली रिलेटिव है, सन के रिलेटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव आएगा। इसका रिलेटिव ही करेक्ट ऑप्शन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन इज प्योरली रिलेटिव। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूजिंग डिफरेंट गैसेस ऑल इंडिकेट्स नियरली द सेम टेम्परेचर व्हेन इन कांटेक्ट विद द सेम ऑब्जेक्ट। इफ क्या होगा, जब हमारे पास जो पार्टिकल है कंसंट्रेशन और ऑल एक्सट्रीमली स्मॉल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन RL सीरीज सर्किट फेस एंगल इज गिवन बाय, तो एंगल जो होता है हमारे पास होता है tan इनवर्स, यानी tan -1 को हम बोलते हैं tan इनवर्स। ये एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास WL अपॉन R। तो ये आपने याद रख लेनी है ये चीज, tan इनवर्स WL अपॉन R। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ हो तो हमारे पास क्या होगी, कौन सी स्टेटमेंट होगी हमारे पास, दे कैन नॉट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे आपस में तो उनका जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट नहीं होगा, इसका मतलब है टेम्परेचर सेम होगा। तो यहाँ पर वो चीज़ मेंशन नहीं की हुई कि टेम्परेचर सेम होगा। अगर टेम्परेचर सेम लिखा हुआ है तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास लिखा हुआ है, इफ टू ऑब्जेक्ट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर दे कैन नॉट बी एट डिफरेंट टेम्परेचर। वो डिफरेंट टेम्परेचर पर नहीं हो सकते। इसका मतलब है ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और ये भी ट्रू हो जाएगी जब वो दोनों, इसका मतलब है दोनों हमारे पास सेम टेम्परेचर पे होते हैं, वो भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। और ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे पास दोनों एक डिफरेंट टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट अ फ्रीक्वेंसी अबाउ कट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास वो हमने बताना है। तो वो प्रोपोर्शनल होगा द एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आफ्टर इट इज इजेक्टेड। द एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आफ्टर इट इज इजेक्टेड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एन इंडक्टर में स्टोर इट्स एनर्जी इन इट्स। एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स, तो कहाँ पे स्टोर करते हैं, ऑलरेडी हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं इस न्यूमेरिकल को इसी वीडियो में।
एमसीक्यू को सॉरी वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर कहाँ स्टोर करते हैं एनर्जी? अपनी मैग्नेटिक फील्ड में। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अ लाइट एंटरिंग इनटू ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर डज नॉट गिव चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Which physical quantity is produced by calculation where a charge is multiplied by potential difference? तो एनर्जी हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होती है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द लीस्ट डिस्टेंस, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस वीएन ऑफ नॉर्मल आई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, ये आपने लाजमी याद रख लेना है। वॉल्यूम ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर आर प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। तो वॉल्यूम जो एटॉमिक न्यूक्लियर का होता है वो प्रोपोर्शनल है किसके? मास नंबर के, आपने ये याद रख लेना है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओवर कंप्लीट साइकिल इज, वो कितनी होती है? हमारे पास 0 होती है, ये आपने याद रखना है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओवर कंप्लीट साइकिल कितनी होती है? 0 होती है, ये आपने याद रख लेना है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज, तो यहाँ पर बाकायदा स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस की डेफिनेशन होगी हमारे पास। तो वो क्या है हमारे पास? द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ही याद रखेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप इसी को ही बल्कि याद रख लो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज आपकी इसकी डेफिनेशन अगर याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। किसकी डेफिनेशन याद करनी है? स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट मास टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अ थर्मामीटर इंडिकेट्स 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड इट मे बी। तो हमारे पास एक थर्मामीटर है जो कि इंडिकेट कर रहा है, यानी हमें बता रहा है, इशारा दे रहा है कितनी टेम्परेचर का? 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड का। इट में भी, तो वो क्या हो सकती है? आउटडोर ऑन अ कोल्ड डे तो नहीं हो सकती। थर्मोमीटर आउटडोर में कितनी? 98.6 तो नहीं हो सकती आउटडोर, ऐसे हो ही नहीं सकता। और लिखा भी कोल्ड डे से, कोल्ड में कितनी होगी? कम होगी, जाहिर सी बात है 100 तो नहीं होगी ना, मरना है क्या बंदे को बाहर। आउटडोर कोल्ड मतलब कोल्ड डे में कितनी होगी? तो कोल्ड का मतलब ही होता है कि कम टेम्परेचर, वो माइनस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव में है। उसके बाद हमारे पास क्या है? इन अ कंफर्टेबल रूम। कंफर्टेबल रूम में कहाँ पे होगी? मरना है क्या कंफर्टेबल रूम में हमने। नेक्स्ट हमारे पास है इन कंफर्टेबल रूम में कितनी होगी? 30, 32, 35 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 40 होगी, इससे ज़्यादा होगी तो वो बंदा ही नहीं बचेगा। इन अ कप ऑफ हॉट टी, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि पानी कब बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 98.6 उसके करीब है, जाहिर सी बात है चाय जब निकाली वो गर्म हो सकती है। कितनी हो सकती है? जो ये टेम्परेचर इंडिकेट कर सकती है इन अ कप ऑफ हॉट टी ना। उसके आगे लिखा हुआ इन अ नॉर्मल पर्सनस माउथ, तो अगर होगी तो हम जाहिर सी बात है इजीली मुंह में भी खाना पका सकते हैं अगर ऐसा होता तो। हमारे पास ये बाकी के सारे ऑप्शन फालतू है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है इन अ कप ऑफ हॉट टी। तो ये थे हमारे पास टोटल के टोटल सारे के सारे एमसीक्यूज। ये 150 प्लस एमसीक्यूज थे, जिनमें से अगर कुछ रिपीट भी हो रहे हैं तो हमारे पास टोटल 140 तो एमसीक्यूज होंगे ये इस पूरे वीडियो लेक्चर में। और ये वीडियो जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, ये हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो बन चुकी है। और ये मैंने अपने लिए नहीं बनाई, ये आप सबके लिए बनाई है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो मुझे एक अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि मेरा गला अभी ख़राब हो चुका है, मैं बात तक नहीं कर पा रहा सही से। ये कंप्लीट वीडियो बनाने में पूरे 4 दिन लगे, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हुई है। अगर आप इसको देखते हो तो मेरे लिए खुशी की बात होगी और आपके पेपर में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। और इससे पहले जो मैंने ऑलरेडी जो लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं हैंडआउट से रिलेटेड, अगर आप उनको देखते हो तो आपकी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी और इन दोनों वीडियोस के थ्रू आप एमसीक्यूज़ को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सही है, आज की इस वीडियो यहाँ तक थी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।